चलिए बायोटेक्नोलॉजी, सारे रजिस्टर्ड है ना, ग्रुप में सब है ठीक। कल या इंशाल्लाह परसों मैं नोट्स डाल दूंगा। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें मिल जाएगा आपको। एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है जो पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, और कुछ टॉपिक्स और मैं ऐड करूंगा करंट अफेयर्स से। धीरे धीरे अभी बायोटेक आगे जा रहा है हमारा। तो कल अगर आपको याद होगा आखिर में हमने एक प्रोजेक्ट पढ़ा था, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको नहीं लिखवाया है ना, लिखने की ज़रूरत भी नहीं बिकॉज पूरा नोट्स में अवेलेबल है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं डालना चाहता हूँ बिकॉज ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, पढ़ने के वक्त आसानी होगी उस वक्त। ठीक है, मैंने आपको कल कहा अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ मून शॉट फॉर बायोलॉजी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इस लेवल का प्रोजेक्ट इस अभी तक एक ही हुआ है, दैट वाज योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये उस लेवल का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे दुनिया भर से 400 साइंटिस्ट मिलकर काम करेंगे। बहुत 30 से ज़्यादा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है जो मिलकर काम करेगी, जिसमें हमारा मकसद क्या है, 1.5 मिलियन स्पीशीज़ के जीनोम को क्या करना, सीक्वेंस करना, ताकि हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आ जाए। बिकॉज आई टोल्ड यू यस्टरडे अर्थ इज अंडरगोइंग द 6th ग्रेट एक्सटिंक्शन, और इससे बचने के लिए, स्पीशीज़ को बचाने के लिए वी नीड टू कंजर्व देयर इंफॉर्मेशन। उसके लिए हमने ये 1.5 मिलियन स्पीशीज़ का जीनोम सीक्वेंस करने के लिए अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया। अब अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको कहा ये अर्थ के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की जीनोम की सीक्वेंसिंग की बात है, ये एक स्पीशी की नहीं 15 लाख स्पीशीज़ की जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है। और इसको करने के लिए कोई एक कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतना काम कर सके। इसीलिए मैंने आपको कहा हमने इसके अंडर अलग अलग कंट्रीज़ को क्या दिए हैं, टारगेट्स दिए। चाइना का अलग टारगेट है, यूके का अलग टारगेट है। तो वो टारगेट्स मैं आपको लिखाना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले आप भी लिखेंगे साथ साथ। सबसे पहला टारगेट है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स थाउजेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज, थाउजेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज का जेनेटिक कोड सीक्वेंस करेगा। वर्टिब्रेट स्पीशीज, थाउजेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंस करेगा। वर्टिब्रेट यानी विद द बैकबोन, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। हम वर्टिब्रेट्स है, सब नहीं है, किसी के पास बैकबोन नहीं होती। ठीक है, किसी के पास होते है बैकबोन, सबके पास होती है। नहीं, मैं स्पिरिचुअल, मैं मेटाफोरिकल बैकबोन की बात कर रहा हूँ, यानी जिसमें हिम्मत नहीं होती, उसको बोलते हैं ना इसको बैकबोन नहीं। तो वो बिना बैकबोन के लोग हैं, उनके पास वर्चुअल बैकबोन नहीं होती। हाँ चलो, यूनाइटेड स्टेट्स में हमने देखा थाउजेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स का कौन सीक्वेंसिंग करेगा, यूएस। चाइना ने कहा मैं प्लांट स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंस करूंगा, प्लांट्स का। तो चाइना ने कहा मैं 10,000 प्लांट स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंस करूंगा, 10,000। So Chinese project will sequence 10,000 plant species, 10,000 plant species। इसी के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो क्या था, ग्लोबल एंट जीनोम अलायंस। ग्लोबल एंट जीनोम अलायंस, ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है किसके जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए, एंट्स, चींटियां। ठीक है, इसमें हम 200 चींटियों की स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंस करेंगे। 200 स्पीशीज विल सीक्वेंस 200 एंट जीनोम्स, विल सीक्वेंस 200 एंट स्पीशीज जीनोम्स। 200 स्पीशीज के जीनोम को सीक्वेंस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद एक लास्ट इसमें प्रोजेक्ट होगा यूनाइटेड किंगडम का। ये 4 मेजर प्रोजेक्ट है इसके अंदर। यूके का प्रोजेक्ट है। यूके ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो यहां की हमारी खुद की स्पीशीज है, हम उनको सीक्वेंस करेंगे, लगभग 66,000 स्पीशीज को। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम कितने स्पीशीज को करेगा सीक्वेंस, 66,000। ये कौन सी स्पीशीज है, दैट आर इनहेबिटिंग यूनाइटेड किंगडम, जो यूके के अंदर है।
और उन्होंने वहां खुद अपने यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया, डार्विन्स ट्री ऑफ लाइफ। डार्विन्स ट्री ऑफ लाइफ, इसी प्रोजेक्ट के तहत वो यूके के 66,000 स्पीशीज को का जीनोम सीक्वेंस करेंगे, लिखेंगे। यूके लेड बाय वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट, यूके लेड बाय वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट, वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट will sequence genetic codes of how many species? 66,000 species inhabiting UK, जो कहां रहते हैं? यूके में। Inhabiting UK in a national effort called the Darwin's Tree of Life. In a national effort, वहां का ये national program है उनका, in a national effort called Darwin's Tree of Life. डार्विन तो पता ही होगा कौन है ना? कौन है ये? कौन था जिन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया है ना? ही इज द गाय बिहाइंड द आइडिया कि इंसानों का और चिंप्स का जो एंसेस्टर है वो एक ही था। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं। हम कहते हैं डार्विन ने कहा कि इंसान मंकीज से निकले हैं। नहीं, इंसान ने कहा उसने कहा इंसान और मंकीज का एंसेस्टर एक था, एंसेस्टर एक ही था, वहीं से ये शाखें निकली। तो उसने ये ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की। ये आपका इट वॉज अ क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन अगेंस्ट थियोलॉजी, जो उस वक्त की थियोलॉजी थी वेस्टर्न सोसाइटीज में। आपको अगर याद होगा, आज से 300-400 साल पहले वेस्टर्न सोसाइटीज में, चाहे यूके की बात करो, अब यूएस की बात करो, पूरे यूरोप में दबदबा चर्च का होता था। और चर्च किस पे काम करता था? बाइबल पे। बाइबल में 2 किताबें हैं, द ओल्ड टेस्टामेंट जो मोसेस की किताब है, और न्यू टेस्टामेंट जो जीसस की किताब है। उनसे मिलकर आपकी बाइबल बनती है। और बाइबल सपोर्ट किसको करता है? बाइबल सपोर्ट करता है क्रिएशनिस्ट थ्योरी को, यानी दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, और पहला इंसान क्रिएट किया गया था और उसको फिर यहाँ पर रखा गया अर्थ पे। एडम एंड ईव का कॉन्सेप्ट था, वो पहले इंसान थे। वो ऐसा नहीं था कि पहले मंकीज थे फिर जाके एडम एंड ईव आए हैं। बाइबल तो यही कहती है कि पहले इंसान को बनाया गया, फिर उसको यहाँ पर इस दुनिया में लाया गया। ठीक है, उस वक्त चर्च का दबदबा था जब डार्विन ने ये थ्योरी दी। डार्विन ने कहा कोई एडम एंड ईव नहीं है, यह असल में सारा एक कंटिन्यूअस मिलियंस ऑफ ईयर्स में एवोल्यूशन हुआ है, तब जाके इंसान बने। और धीरे 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 हमें तो पता भी नहीं कि वो पहला बंदा कौन था जिसको हम इंसान कह सकते हैं। हमें तो पता भी नहीं वो सब। हमें बस फॉसिल एविडेंस मिलती है, उसको मैच करके हम बोलते हैं कि ये यहाँ से निकला होगा, वहाँ से निकला होगा, वहाँ से निकला होगा। तो हमने एक पूरा ट्री ऑफ लाइफ बनाया है कि इसका एंसेस्टर कौन होगा, उसका एंसेस्टर कौन होगा। जैसे हमें पता है, हमें एक फॉसिल मिला है निएंडरथल्स का। जैसे हम है ना, आपको याद होगा हम होमो सेपियंस है कहते हैं ना, हम होमो सेपियंस है। बिल्कुल ऐसे ही एक और स्पीशीज है जिसको हम कहते थे निएंडरथल्स। तब निएंडरथल्स का जब हमें फॉसिल मिला तो हमें लगा कि ये इंसान तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सेम जगह से आया है जहाँ से हम आए। तो हमने कहा निएंडरथल्स हमारे कजन्स हैं, वो एक अलग स्पीशीज़ है लेकिन हमारे कजन्स ही है। ऐसे ही अलग अलग स्पीशीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है कि ह्यूमंस की इर्तिका हुई है। इसको हम उर्दू में नज़रिए इर्तिका कहते हैं। ये कैसे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है, सिर्फ इंसान का नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म का। अब इसमें जब ये आइडिया आया डार्विन ने दिया और चर्च ने इसको बिल्कुल कंसिडर किया कि ये गलत आइडिया है, और वही चीज़ हमने भी फॉलो की। मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इसके खिलाफ बहुत प्रोपागेंडा हुआ कि एवोल्यूशन सही नहीं है, ये गलत थ्योरी है, वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना। लेकिन टुडे इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड कि एवोल्यूशन इज़ अ फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स। एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन होगा, हमेशा से हुआ है और हमेशा होगा। अल्लाह ताला काम ही एवोल्यूशन से करते हैं, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला को जब कुछ करना होता है वो एवोल्यूशन का तरीका अपनाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कायनात को बनाया कितने दिन में? 6 दिन में। कायनात बनी ना 6 दिन में। अल्लाह ताला को 6 दिन की ज़रूरत है कायनात बनाने में? क्यों बनाई 6 दिन में? वो तो 1 दिन में बना सकते थे। कहते हैं ना कुन फयकुन। लेकिन अल्लाह ताला ने 6 दिन क्यों किए? ये 6 अय्याम थे, बड़े बड़े लॉन्ग पीरियड्स।
अल्लाह ताला एवोल्यूशन से काम करते हैं। उन्होंने नहीं कहा ऐसे तो ऐसी फुदक के यूनिवर्स बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने एक लॉन्ग पीरियड, एक इपॉक हो गया, 6 बड़े बड़े इपॉक्स हो गए, तब जाके कायनात इस पोटेंशियल पे पहुंची। तो ये एवोल्यूशन हुआ है यूनिवर्स का। ऐसे ही यहाँ पर जब अर्थ बना 400 करोड़ साल पहले, अर्थ क्या हैबिटेबल था? नहीं, तब आग का गोला था वो। तो बहुत फास्ट रोटेशन होती थी। धीरे 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 एस्टेरॉइड्स आए, पानी आया, गैशियस स्टेट्स बदली, उसके बाद धीरे धीरे अर्थ ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद हमारा क्रस्ट बना अर्थ का, काफ़ी सॉलिडिफाई हुआ। क्रस्ट के बाद सॉइल के ऊपर प्लांटेशन आई, प्लांटेशन के धीरे धीरे एनिमल्स आए, एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ, अलग अलग डाइवर्सिटी बनी, पानी में डाइवर्सिटी बनी, लैंड पे डाइवर्सिटी बनी। और जब ये सारा कुछ हो रहा था, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे कि अर्थ पुख्ता हो गया सारा एवोल्यूशन के जरिए। आखिर पे इसके सर पे इंसान को लाया गया। यानी यहां पर एवोल्यूशन जो डिनाई करते हैं, दे आर ब्लाइंड ऑफ द फैक्ट कि यहां पर एवोल्यूशन हुआ, अर्थ पे एवोल्यूशन 100% हुआ है। क्या इसका मतलब ये, अगर आप एवोल्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि फिर कुत्ते को भी वहां ऊपर से छोड़ा है, फिर बाकी के एनिमल्स को भी ऊपर से, जैसे आदम को लाया था वैसे ही बाकी के सारे एनिमल्स को भी यहां पे रखा गया है, सीड किया गया? नहीं, ये सब यहीं से पैदा हुआ है। ठीक है, वो कैसे हुआ, पहली सेल कौन थी जहां से ये शुरू हुआ सारा मामला, आज तक अभी भी हमें नहीं पता। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, इट्स स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चन। बट ये तो पता है हमें कि ये सारे लाइफ फॉर्म्स जो आपको दिखते हैं, ये यहीं के हैं, अर्थ से ही निकले हैं। और फिर इंसान में थोड़ा बहुत ये है कि इंसान का हुआ है या नहीं हुआ है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। बाकियों का तो यह हुआ है, यहीं से वो निकले हैं सारे। बाहर से कोई कुत्ते को किसी ने बाहर से नहीं लाया इधर। हाँ, आदम आया है बाहर से, ये हम मानते हैं। क्या पता कल साइंस ऐसा बता दे कि इंसान एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देयर इज अ बुक नोन एज ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ। इंसान अर्थ से नहीं है, एक किताब है, उसमें उसने 200 प्रूफ दिए हैं कि क्यों इंसान अर्थ से नहीं है। और वो कहता है कि इंसानों को बाहर से सीड किया गया है अर्थ पर, और फिर जाके उनकी ये पॉपुलेशन आगे बढ़ी। और बाकी की सारी स्पीशीज़ यहीं की है और यहीं पे ख़त्म होंगी। सिर्फ इंसान ही है जिसमें कॉन्शियसनेस है, जो कुछ अलग है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो सोचता है कि ठीक है गलत है। अब मुझे बताओ, जब एक लायन एक डियर को मारता है, क्या हम उसको मर्डर कंसिडर करते हैं? नहीं। लेकिन जब इंसान एक दूसरे इंसान को मारता है, वो मर्डर कंसिडर होता है। ये क्या है जो हमें बोलती है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है? ये सही और गलत का, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसान में है और किसी में नहीं। ये मोरालिटी कहाँ से है? अगर आप पढ़ते हैं ना फिलॉसफी में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, कि हमें पता है, हमें लगता है कि ये सही है, ये गलत है। आपको सबको, क्या दुनिया की कोई ऐसी सिविलाइजेशन है, कोई ऐसी सोसाइटी है जो कहेगी कि रेप सही चीज़ है? रेप सही कोई मानती है? कोई सोसाइटी की रेप सही है? हर कोई मानता ना गलत है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जो हम सब में है, चाहे वो अफ्रीकन है या एशियन है या अमेरिकन है, सबको पता है कि रेप गलत है। दिस इज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इज अ प्रूफ ऑफ गॉड। हम में ये कैसे आया? हम सब में। कुत्ते में ये क्यों नहीं है? वो जब गलत करता है उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ शादियां होती है, हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है, हमारे यहाँ सही और गलत का कॉन्सेप्ट है, ये आता है ऊपर वाले से। नाउ इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा था कि डार्विन का आइडिया क्या था। उसने ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमंस को भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में डाल दिया, लेकिन हम मानते हैं कि ह्यूमंस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से बाहर है। लेकिन कुछ ऐसे उलमा है, कुछ ऐसे स्कॉलर्स है जो ह्यूमन एवोल्यूशन को सही समझते हैं और कहते हैं कि ये इंसान भी इसका हिस्सा है, और वो कुरान और हदीस से उसको सपोर्ट करते हैं। पर इसमें अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि है नहीं है, क्या है। तो फिलहाल के लिए जो मेन स्ट्रीम ओपिनियन है वो यही है कि इंसान इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इंसान को बाहर से अल्लाह ताला ने सीड किया, अकॉर्डिंग टू अस। अकॉर्डिंग टू साइंस कहा जाता है कि नहीं, इंसान भी इसी में है। एक टाइम ऐसा आएगा जब साइंस, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा, थ्योरीज बनती है किससे? इन्वेस्टिगेशन, इंडक्शन मेथड से। और इंडक्शन में क्या होती है? ब्लैक स्वान प्रॉब्लम बोला ना मैंने। तो उसमें कभी भी चेंजेस आ सकती है। कल को कोई नई एविडेंस आपको मिल गई, आपके पास एक नई थ्योरी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी फाउंडेशंस है। हाँ, डार्विन का ओपिनियन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एवोल्यूशन तो हक है। अल्लाह बहुत सारे कुरान में भी काफ़ी सारी वर्सेस ऐसी है, इसमें अल्लाह ताला क्लियर कट बोलते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला बोलते हैं कि हमने जो है कायनात को, इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है। जब कायनात थी वो अब कितनी थी पहले?
तब से एक्सपैंड हो रही, एक्सपैंड हो रही, एक्सपैंड हो रही, एक्सपैंड हो रही, कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही। ये एक्सपेंशन का प्रोसेस ही इर्तिका का प्रोसेस है, ये एवोल्यूशन हो रहा है कायनात का। ऐसे ही आप इमेजिन करो, हम इंसान 20,000 साल पहले कैसे थे? हम हंटिंग एंड गैदरिंग वाली स्टेज में थे, धीरे 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 इतना सोफिस्टिकेटेड इंसान बना। ये भी इर्तिका का कॉन्सेप्ट, ये भी इवोल्यूशन हो रहा है हमारा, जहनी इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इंसान को तो बस 20-30 हज़ार साल हुए। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपने देखा इतने सारे प्रोग्राम्स है बायोजीनोम प्रोजेक्ट में, जिसमें हमें 15 लाख स्पीशीज के जीनोम को क्या करना है? सीक्वेंस करना है। अब 15 लाख तो बहुत ह्यूज आपका डेटा इसमें जनरेट होगा। तो मैंने आपको कल कहा इसमें एक एक्सा स्केल का डेटा क्या होगा? जनरेट होगा। एक्सा स्केल का डेटा, एक्सा स्केल इतना ज़्यादा डेटा है जिनको हम एक्साबाइट्स में मेजर करते हैं, कि आपके यूट्यूब में, ट्विटर में और पूरी के पूरी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आज तक जितना भी डेटा जनरेट हुआ है वो है एक्सा स्केल का डेटा। पूरे यूट्यूब में आप इमेजिन करो, अरबों उसमें वीडियोस होंगे। वो सारा का सारा यूट्यूब, सारा का सारा ट्विटर, सारा का सारा एस्ट्रोनॉमी का फील्ड, इसमें जितना भी डेटा जनरेट हुआ है गीगाबाइट्स में, वो एक्सा स्केल का डेटा है। उतना ही डेटा जनरेट होगा किसमें? अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट में। क्योंकि जितना पूरे यूट्यूब में डेटा है उतना उससे ज्यादा डेटा जनरेट होगा इसमें, और उसको स्टोर करना वो एक कंट्री की बस की बात। इसीलिए इसमें ये अर्थ का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग कंट्रीज अपना योगदान दे रही है। समझ रहे आप? इसका पूरा अच्छा खासा नोट बनाया हुआ है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी फंडिंग भी आपको चाहिए, है ना? फंडिंग भी चाहिए। मैंने क्योंकि पहले ही कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई एक कंट्री इसको फंड नहीं कर सकती, इसीलिए हर कंट्री को अपना प्रोजेक्ट खुद फंड करना है। चाइना का प्रोजेक्ट क्या है? 10,000 प्लांट स्पीशीज को हम सीक्वेंस करेंगे, उसको अपना प्रोजेक्ट क्या करना है? खुद ही फंड करना है। यूके को अपना प्रोजेक्ट 66,000 स्पीशीज का खुद फंड करना है। यूएस भी अपना प्रोजेक्ट खुद फंड करेगा, लेकिन इनको हेल्प मिलेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एडिशनल फंडिंग देगा अगर किसी को जरूरत है। सो उसमें एक एज एन एडिशनल फंडिंग के लिए हमने किसको रखा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वरना बाकी हर कंट्री अपना अपना फंडिंग खुद करेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100,000 जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। जिसके लेक्चर्स मिस हुए हैं वो वीडियोस देख लेना। समझ आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूं? क्या नाम से लग रहा है आपको? 100,000 कितना हो गया? 1 लाख, है ना? जीनोम किसका? एशियंस का प्रोजेक्ट। तो नाम से आप डिड्यूस कर सकते हो ये एशियंस के जीनोम को सीक्वेंस करना चाहता है। कितने एशियंस को? 1 लाख, 100,000। इसमें लेकिन आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर ये पूरे एशिया में है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बिकॉज इन 1 लाख लोगों में से 50,000 लोग इंडियंस होंगे, यानी हम फिर से 50,000 लोगों को साथ में बाकी की साउथ एशियन कंट्रीज को मिलाकर पूरे एशिया में अब एक रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं। जैसे एचजीपी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में रेफरेंस पॉइंट हमें मिला, लेकिन वो किसका था? व्हाइट कॉकॉशंस का। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में हमें रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, वो किसका होगा? सिर्फ इंडियंस का। अब 100,000 जीनोम एशिया में हमें रेफरेंस पॉइंट मिलेगा किसका? एशिया का। जिसमें क्योंकि इंडिया के पास में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसीलिए इंडिया के कितने लोग होंगे इसमें? 50,000 लोगों से सैंपल्स लिए जाएंगे, फिर जाके उनका जीनोम सीक्वेंस होगा, और फिर एशिया का हमें अपना रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। समझ गए आप? दिस इज योर 100,000 जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। ये शुरू हुआ है सिंगापुर से। थोड़ा बहुत लिखते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स, a group of
Indian scientists and companies are involved with the 100,000 Genome Asia project. Are involved with the 100,000 Genome Asia project, led by NTU, Nanyang Technological University. Nanyang Technological University, Singapore. To sequence genomes of 100,000 Asians, including sequence of 100,000, to sequence the genome of 100,000 Asians, including 50,000 Indians. Including 50,000 Indians. ठीक है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें अपना नया टॉपिक मिल जाएगा. अब देखो, अगर मैं आपको ऐसे कहूं, मैंने प्रोजेक्ट किया, मुझे करोड़ों रुपए लगा और ये मुझे मिल गई अपने एशियंस के जीनोम की सीक्वेंसिंग. ठीक है ना? ये क्या है असल में? A T C ऐसे करते करते, है ना? ये है ना सीक्वेंस. ये सीक्वेंस मुझे मिल गई, बहुत बड़ा डेटा मिला मुझे. इस डेटा का कुछ मतलब है? कोई मतलब है इसका? अगर आपको सिर्फ एक लेटर्स मिल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इसको क्या ना करें, एनालाइज. क्या ना करें? एनालाइज. लेकिन आज फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, डेटा एनालिसिस बहुत मुश्किल बन गया है आज के ज़माने में. डेटा को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इतना डेटा जनरेट होता है कि उसको एनालाइज करना हमारे बस की बात ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं, सुबह आप नींद से उठे, पहला ही हाथ किस पे जाता है? स्मार्टफोन पे जाता है ना. स्मार्टफोन पे देखने लगे आप, फेसबुक देख लिया, इंस्टा देख लिया, यूट्यूब देख लिया. या जो आप देख रहे हैं ये डेटा जनरेट हो रहा है. आपने पोस्ट किया कुछ फेसबुक पे, डेटा जनरेट हो गया. आपने फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट किया कि अब मैं नींद से उठ रहा हूँ, और उसमें लगा लिया कैप्शन वैप्शन, फलां को टैग कर दिया, तो ये डेटा जनरेट हो गया, है ना? सुबह ही डेटा जनरेट हो गया. उसके बाद अब आप जाते हैं फॉर एग्जांपल बाथरूम में आपने गीज़र लाया है. आज आपको पता ही होगा ना, स्मार्ट गीज़र है. स्मार्ट गीज़र चल रहा है ना? स्मार्ट गीज़र को पता है कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है. साहब कब उठेंगे तो उसी के हिसाब से वो अपना ये करता है, तो उसको पता है, वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है. तो ये भी क्या करता है? ये भी डेटा जनरेट करता है. गीज़र भी आपका डेटा जनरेट करता है. आपने नहाया, नहाने के बाद वहाँ से सिग्नल जाती है कॉफ़ी मेकर को. कॉफ़ी मेकर, जब आप कॉफ़ी नीचे आते हैं किचन में, कॉफ़ी मेकर अपनी कॉफ़ी बना चुका होता है. तो आप नीचे जब आ रहे होते हैं, बल्ब खुद ऑन हो जाता है, तो आप आते हैं. ये ऐसा है, ऐसा फेसबुक का जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, उसके घर पे ऐसा सिस्टम है. उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं. ये अलग अलग चीज़ आपस में कनेक्टेड है. तो आप गए तो वहाँ कॉफ़ी मेकर ने आपके सामने कॉफ़ी रखी, तो उसने भी डेटा जनरेट किया वहाँ. जब आप बाहर, अभी आपका टाइम निकल गया बाहर जाने का, तो बाहर गाड़ी को गाड़ी ऑन हो गई, उसका AC ऑन हो रहा है खुद से. टेस्ला में ऐसा सिस्टम है, जैसे टेस्ला जो कार है उसमें आपको बाहर जाना है. अगर आपका टाइम सेट है कि आप 9 बजे बाहर जाते हैं, 8-8:30 बजे उस गाड़ी का AC खुद ऑन हो जाएगा, ताकि एक बेहतरीन टेम्परेचर हो आपके लिए, ताकि आप आएँ और एंजॉय करें. अब टेस्ला भी क्या कर रहा है? टेस्ला भी डेटा जनरेट कर रहा है ना. उसके बाद टेस्ला में ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, खुद से चलती है, खुद से चल रही है, तो डेटा जनरेट कर रही है ना. उसके बाद आप हर पॉइंट पे देख रहे हैं, हर पॉइंट पे डेटा जनरेट हो रहा है. अभी वीडियो चल रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा. इतना ज़्यादा डेटा. अब आपको पता होगा कि आपका जो ये है व्हाट्सएप है, 2 से 3 बिलियन लोग व्हाट्सएप चलाते हैं दुनिया में. जानते हैं तो टोटल आबादी कितनी है? 750 करोड़. 750 करोड़ लोगों में 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप चलाते हैं. 200 करोड़ लोग कितनी मैसेजेस करते होंगे दिन में? ये सारा डेटा कहाँ जाता है? कितने लोग यूट्यूब पे अपने वीडियोस चढ़ाते हैं? कितने लोग फेसबुक पे वीडियो? इतना सारा डेटा इंसान की प्रोसेसिंग कैपेसिटी से बाहर है. ट्रेडिशनल कंप्यूटर इसका प्रोसेसिंग नहीं कर सकता कि कहाँ पे मसला हो रहा है. जब भी कहीं कोई कुछ गलत वीडियो चढ़ाता है किसी की किलिंग का, वो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है डिलीट करना?
बिकॉज इतना ज़्यादा डेटा है, उसको एनालाइज करने के लिए आपके पास हाई एंड प्रोसेसर्स होने चाहिए, उसके लिए सुपर कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। इस इतने ज़्यादा डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा। क्या कहते हैं? बिग डेटा। और बिग डेटा एनालिसिस आपका एक नया फील्ड है, बिग डेटा एनालिटिक्स। ये पढ़ेंगे हम जब हम आईसीटी पढ़ेंगे। यानी आपके पास जो इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, उसके एनालिसिस के लिए आपके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर्स, हाई एंड प्रोसेसर्स, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं जो ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब हमने जो जीनोम एशिया प्रोजेक्ट में 1,00,000 एशियंस का जो डेटा जनरेट करना है, उसका भी क्या करना पड़ेगा आपको? बिग डेटा एनालिसिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट में एक्सास्केल का डेटा जनरेट होगा। अब इसमें उतना डेटा जनरेट तो नहीं होगा, पर यह भी बहुत बड़ा डेटा होगा जिसको एनालाइज करने के लिए व्हाट डू यू वांट? बिग डेटा एनालिटिक्स, बड़े बड़े प्रोसेसर सबको चाहिए। तब जाकर आप इससे वो चीज निकाल सकते हो जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब वो चीज क्या है कि जिसका एनालिसिस करके आपको क्या मिलेगा? इससे हमें सबसे पहले मिलेगा कि एशियंस का रेफरेंस जीनोम क्या है ना? रेफरेंस जीनोम क्या है? तो अगर एशियंस में कोई डिफेक्ट आता है, जेनेटिक डिफेक्ट, उसको रेफर करके आपको मालूम पड़ेगा कौन से जीन में किस जगह पर डिफेक्ट हुआ है। तो जेनेटिक डिजीजेस को लोकेट करना आसान हो जाएगा, उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। पहली बात तो ये। सेकंड, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसका डेटा कंबाइन किया जाएगा माइक्रोबायोम के डेटा के साथ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, माइक्रोबायोम के डेटा के साथ। एक तो आपको जेनेटिक डेटा मिल गया ना, इसमें से 100,000 जीनोम एशिया प्रोजेक्ट से आपको जेनेटिक डेटा मिल गया। लेकिन हमने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में जब मैं कोई आप खुद भी देखते होंगे, अगर कोई बंदा है जो पहाड़ पे रहता है, बहुत दूर पहाड़ पे रहता है, और मैं यहाँ सिटी में रहता हूँ। अब सिटी वाले आदमी को आप आमतौर पर देखेंगे मोटा भी है, डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर का भी शिकार है। जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज है ज़्यादा पाई जाती है सिटी के बंदे में बनिस्बत की जो पहाड़ पे रहता है, ट्राइबल पॉपुलेशन। ऐसा क्या है जो उसको डिजीज से बचाता है और मुझे डिजीज में फंसाता है? ऐसी कोई चीज़ होगी ना। आप कोई बच्चा देखो, आप जो बच्चा है जो किसी जैसे गुजर बकरवाल के जो बच्चे होते हैं, वो मिट्टी में ही होते हैं ना, वो मिट्टी में ही होते हैं, उनका नोमैडिक लाइफ स्टाइल है, टेंट में रहते हैं, उनका कोई हाइजीनिक लाइफ स्टाइल नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बीमार नहीं होते। ज़्यादा बीमार हमारे बच्चे होते हैं। अब हमारे बच्चों की लाइन लगी होती है डॉक्टर के पास। अब जाइए अब डॉक्टर अस्पताल में, वो मेजॉरिटी सिटी के बच्चे होंगे। ऐसा क्या है इन बच्चों में और उन बच्चों में? क्या डिफरेंस है इसमें? क्या मसला क्या है? एक तो होगा जेनेटिक, कुछ होगा कि उनमें कुछ अलग जीन्स हैं, हम में कुछ अलग जीन्स हैं। जेनेटिक डेटा तो इंपॉर्टेंट है, हर एक बंदे का जेनेटिक डेटा इंपॉर्टेंट होता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है बीमारियों के लिए। तो एक तो हमें जेनेटिक डेटा मिल ही गया, यहाँ से मिल गया ना। इसके अलावा हमारा रिस्पॉन्स जो बीमारियों के लिए है वो डिपेंड करता है हमारे अंदर का माइक्रोबायोम कैसा है। माइक्रोबायोम, व्हाट इज माइक्रोबायोम? माइक्रोबायोम यानी इंसान के बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेरे अंदर जो, मैं सिटी में करानगर में रहकर मेरे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट है उस बंदे से जो ट्राइबल पॉपुलेशन का है, जो पहाड़ों में रहता है। अब आप बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या? अब अगर मैं आपको कहूं हमारी बॉडी में टोटल सेल्स कितनी हैं? 50 ट्रिलियन सेल्स। ये सेल्स है जिससे हम बने हैं। इससे 10 गुना ज्यादा हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बाहर के 10 गुना ज्यादा, हमारी सेल्स से भी ज्यादा। हमारी बॉडी में हमारी खुद की उतनी सेल्स नहीं है जितनी हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज और वायरसेस और प्रोटोजोआ और फंजाई है, जो बाहर से हमारी बॉडी में आए। और ये मेजॉरिटी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये आपको हेल्प करते हैं। जैसे वाइटामिन, आपके एसेंशियल वाइटामिन ये बैक्टीरिया बना के देते हैं आपको बॉडी में, आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं, बीमारियों से लड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। इनकी मेजॉरिटी, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेजॉरिटी हमारी रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म पे होती है, म्यूचुअलिज्म या कमेंसलिज्म पे होती है। ये दो तरीके की फायदे हैं जो हमारी और इनकी रिलेशनशिप है आपस में। तो मेरे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मेरी और उसके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। मैं उसको घर देता हूं, मेरी बॉडी, रहो आ जाओ मेरी बॉडी में, और वो मुझे क्या देता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है। वो मुझे बीमारियों से लड़ने के लिए फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गई, मैं उसको फायदा दे रहा हूं, वो मुझे फायदा दे रहा है। दूसरा हो गया कमेंसल रिलेशनशिप, कि वो मेरी बॉडी में है, मैं उसको फायदा दे रहा हूं, कि मैं उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा हूं।
लेकिन वो मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा, ना ही मेरा नुकसान कर रहा है। ये क्या हो गया? कमेंसल रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म हो गया प्लस प्लस रिलेशनशिप, कमेंसल हो गया प्लस जीरो। प्लस यानी फायदा दे रहा है, जीरो यानी नुकसान नहीं कर रहा। और भी कुछ रिलेशनशिप से कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनकी नेगेटिव रिलेशनशिप होती है आपके साथ। तो उस बैक्टीरिया अंदर आ गया, वो आपकी बॉडी में बीमारी कॉज करेगा, तो इसकी नेगेटिव रिलेशनशिप है आपके पास। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया काफी कम है। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म जो भी आपकी बॉडी में है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी आपके साथ या तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है या फिर कमेंसल रिलेशनशिप है, आपके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने देखना है कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं यहां सिटी में और वो वहां ट्राइबल पॉपुलेशन में, हमारे अंदर फर्क क्या है? फर्क एक तो जीन्स का है ना, जीन्स का। तो अगर मुझे यहां ट्राइबल पॉपुलेशन के बंदे को सिटी के बंदे के साथ कंपेयर करना है और स्टडी करना है कि किसका बेहतर रेस्पॉन्स है और क्यों है बीमारियों से लड़ने का, तो मैं क्या करूंगा? पहले सिटी वाले और ट्राइबल वाले का क्या लूंगा? जीन्स लेंगे। तो क्या जेनेटिक डेटा मुझे यहां से मिल रहा है? मिल रहा है ना, तो जेनेटिक डेटा मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे माइक्रोबायोम का डेटा चाहिए। माइक्रोबायोम का यानी मैं इंसान के सलाइवा से, उसके स्टूल से, उसके स्किन से सैंपल्स लूंगा और देखूंगा इसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर ट्राइबल पॉपुलेशन के बंदे का सलाइवा लूंगा, उसके स्टूल का डेटा लूंगा, फिर उसमें देखूंगा उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन जब होगा, तब मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन से लोग हैं और इसमें कौन से लोग रहते हैं। फिर आपको समझ आएगा कि इसका रिस्पॉन्स अलग क्यों है इसके रिस्पॉन्स से। समझा? ये माइक्रोबायोम का डेटा जनरेट करना इसका काम नहीं है। इस प्रोजेक्ट का काम सिर्फ क्या है? जीन्स डेटा करना, जीन्स कलेक्ट करना, यानी जेनेटिक डेटा देना आपको, सीक्वेंसिंग करना। फिर उस सीक्वेंसिंग वाले डेटा को हम किसके साथ ऐड करेंगे? माइक्रोबायोम के डेटा के साथ। तब आप बेहतरीन डेटा निकाल सकते हैं कि किसका रेस्पॉन्स कैसा है। जीन्स वाला भी आ गया और माइक्रोबायोम वाला भी आ गया। समझ रहे? और इस माइक्रोबायोम डेटा को जनरेट करने के लिए, निकालने के लिए हमारा अलग प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं इंडियन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव, जिसमें हम ये निकालेंगे माइक्रोबायोम का डेटा। ठीक है, इसमें माइक्रोबायोम का डेटा नहीं निकलेगा, इसमें सिर्फ जेनेटिक सीक्वेंसिंग का डेटा मिलेगा। उसको हम फिर ऐड करेंगे किसके साथ? माइक्रोबायोम डेटा के साथ। तब जाके आपको असल डेटा मिलेगा कि क्या रेस्पॉन्स है एक इंसान का टुवर्ड्स डिजीजेस। समझ आ रहा है? लिखो। The sequencing of 100,000 individual genomes, the sequencing of 100,000 individual genomes will be paired, उसको पेयर करना है with microbiome, will be paired with microbiome, clinical information to allow deeper analysis of diseased and healthy individuals, समझ आई ये लाइन? एक बार फिर से पढ़ो सब। The sequencing of 100,000 individual genomes will be paired with microbiome and clinical data to allow deeper analysis of diseased and healthy individuals. समझा सबको? ओके। अब आपको माइक्रोबायोम का डेटा भी चाहिए ना, उसके लिए इंडिया का प्रोजेक्ट है ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट। सो इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव launched by, साथ साथ लिखेंगे, launched by NCMR, Number 2,
NCCS, NCCS, NCMR क्या है? नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स, नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स, माइक्रोबियल रिसोर्स। NCCS क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस। इन दोनों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, लीड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट विल इंक्लूड, क्या करना है इसमें? क्या डेटा चाहिए आपको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेटा चाहिए ना। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबायोम, चलो पहले लिखो। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ सलाइवा, the collections of saliva, stool, and skin swabs, of 20,000 Indians, 20,000 Indians का, of 20,000 Indians across different geographical areas, across different geographical areas। अब देखो, इंडिया में है ना काफी ज्यादा डिफरेंस। साउदर्न क्लोजर टू इक्वेटर है, ये हॉट रीजन है ना, यहाँ से आपके डेजर्ट एरियाज है, यहाँ नॉर्दर्न काफ़ी ठंड वाले, यहाँ से भी काफ़ी ठंड वाले, तो ये सेंटर में आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये सारा अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से हम क्या लेंगे? सैंपल्स लेंगे। सैंपल क्या क्या लेना है? सलाइवा, स्टूल एंड स्किन। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? उनके गट में कौन से ऑर्गेनिजम्स है? मेजॉरिटी माइक्रोबायोटा। ठीक है, माइक्रोबायोटा उनके गट में कौन कौन सा है, उसका फिर हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, लिखेंगे। द साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट इन इंडियन पॉपुलेशन, the scientists have found that Indian population, particularly tribals, have distinct gut microbiota, distinct gut microbiota। Such tribal populations, gut microbiota, such tribal populations are largely unaffected, by modern diet, and have lower prevalence, क्या लिखा? by modern diet and have lower prevalence of lifestyle diseases, तो इंडिया के प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव। अब आप अंदर से सोच रहे होंगे, सर हम तो बड़ा आगे निकल गए बायोटेक्नोलॉजी में, ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ इधर? ये प्रोजेक्ट इंडिया में तब शुरू हुआ बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने सेम प्रोजेक्ट 2007 में ही शुरू किया था, और उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट। और उसी के नक्शे कदम पे एग्जैक्टली हमने वहाँ वही चीज़ की इंडिया में। तो इट इज़ एक्चुअली एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लिखेंगे थोड़ा। अ सिमिलर प्रोजेक्ट
was launched by United States National Institute of Health. A similar project was launched by United States National Institute of Health with the mission to generate resources, and expertise needed to characterize the human microbiome. And analyze its role in health and diseases. ब्रैकेट में लिखना it was launched in 2007. ब्रैकेट में it was launched in 2007. समझा? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? माइक्रोबायोम के बारे में थोड़ा लिखो कि माइक्रोबायोम क्या है. माइक्रोबायोम, the collective genome of all microorganisms. Microbiome, the collective genome of all microorganisms. हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन सब का कलेक्टिव जीनोम. जीनोम यानी सेट ऑफ ऑल जीन्स. The collective genome of all microorganisms contained within the human body. It includes bacteria, viruses, fungi, archaea, protists, etc. सारे microorganisms. Most of these microorganisms have a commensal or mutualistic relationship. With the human body. Around 2% of the body mass of an adult, is the microbiome inside his body. यानी हमारी बॉडी का 2% मास जो है वो किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. मास का टोटल है उसमें 2% माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इतने सारे बैक्टीरियाज है. अब देखो ऐसे मैं एक और फैक्ट आपको बता रहा हूँ. बैक्टीरियाज है ना हर जगह. हमारे दुनिया में अर्थ पर इतने सारे बैक्टीरियाज है कि अगर आप उनको एक तराजू पे रखोगे और उनके साथ दूसरे तराजू पे सारे के सारे एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट्स को रखोगे, बैक्टीरिया वाला नीचे चला जाएगा. इतना भारी हो जाएगा. इतने बैक्टीरियाज है कि सारा का सारा एनिमल और फ्लोरा एंड फौना मिलकर भी उतना वजन नहीं है उनका जितना टोटल बैक्टीरियाज है अर्थ पर. एंड दीज आर द ओल्डेस्ट क्रीचर्स ऑन अर्थ. सो ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में भी हमारी सेल्स से ज़्यादा. दैट इज़ वाई हमारी बॉडी का जो टोटल बॉडी मास है उसका 2% हमारी बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मास होता है. ठीक है. देयर आर 10 times as many
outside organisms, there are 10 times as many outside organisms, there are 10 times as many outside organisms as there are human cells in human body, as there are human cells in human body. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा सालसा। सालसा प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली एक इंटरनेशनल टीम आई और ये इंटरनेशनल टीम सेटअप की गई। देखो, इंटरनेशनल टीम was set up to study Indian dance form salsa. इंटरनेशनल टीम। देखो, सालसा का फुल फॉर्म क्या है? सब ग्लेशियल एंटार्क्टिक, सब ग्लेशियल एंटार्क्टिक लेक्स, एंटार्क्टिक लेक साइंटिफिक एक्सेस, साइंटिफिक एक्सेस, सब ग्लेशियल एंटार्क्टिक लेक साइंटिफिक एक्सेस। सो एक इंटरनेशनल टीम बनाई गई टू स्टडी व्हाट? टू स्टडी द सब ग्लेशियल लेक्स ऑफ एंटार्क्टिका। मतलब क्या है इसका? देखो, ये अर्थ है ना, ये क्या आपका हो गया इक्वेटर। उसके बाद क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ, ये कब है? 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? शाबाश, ट्रॉपिकल एरिया है ना। उसके ऊपर ये क्या है? आर्कटिक क्या सर्कल। ये क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। कब है? 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ये क्या है? कहाँ पे? 90 डिग्री नॉर्थ। ये है साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ। ये हो गया आपका ट्रॉपिकल एरिया, ये हो गया आपका टेम्परेट एरिया, टेम्परेट जोन, और ये हो गया आपका पोलर, टॉरिड, है ना। अब मुझे बताओ सबसे ठंडी कंडीशंस कहाँ पर है? पोलर रीजन्स में, है ना। क्या मैं कह सकता हूँ आपका साउदर्न साइड पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, है ना, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट। क्या एंटार्क्टिका में कोई ह्यूमन हैबिटेशन है? रिसर्च के लिए जाते हैं लोग वहाँ, एज अ कम्युनिटी नहीं रहते, रिसर्च पर्पसेस के लिए जाते हैं। अब आपने क्यों एंटार्क्टिका को चुना है रिसर्च पर्पसेस के लिए? हम यहाँ पे क्यों नहीं रिसर्च करेंगे? डिपेंड करता है आप किसके लिए रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है जुपिटर की जो मून्स है, जैसे टाइटन उनकी एक मून है, जुपिटर की मून काफ़ी आइसी मून्स है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा आइस है, ठीक है ना। ऐसे ही सैटर्न की कुछ मून्स है जो काफ़ी ज़्यादा आइसी है। ऐसे ही मार्स है, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस है। और हमें ये देखना है कि क्या लाइफ जो है, लाइफ एज वी नो इट, अब हमारी जो लाइफ है, जैसे इंसान है, बाकी की स्पीशीज़ है, ये लाइफ इतनी ज़्यादा अनकॉमन है कि आपको पूरी, हमने लगभग 1970s में एक प्रोजेक्ट भेजा बाय द नेम ऑफ वोयेजर। प्रोजेक्ट भेजा हमने वोयेजर 1 1970s में। वो चल रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है, चलते वो सोलर सिस्टम भी छोड़ चुका है, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को सिग्नल्स भेज रहा है,
आज तक उसको एक भी जगह ऐसी नहीं लगी जहां पर लाइफ पॉसिबल हो। इसको हम फिजिक्स में कहते हैं द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स कहता है कि हर जगह पर आपकी यूनिवर्स में, हर गैलेक्सी में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम जैसी लाइफ पॉसिबल है, जहां एलियंस हो, जिनको हम कहते हैं। पर फर्मी पैराडॉक्स कहता है कि जितना भी हमने आज तक छाना है, जितनी भी गैलेक्सीज, हजारों करोड़ों गैलेक्सीज देखी हमने, आज तक हमारी जैसी लाइफ किसी पे पॉसिबल नहीं है। कहीं जगह पर आपको लाइफ नहीं मिल रही। तो हम इसी लाइफ को स्टडी करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि मार्स के जो डिफिकल्ट कंडीशंस है और जुपिटर की जो डिफिकल्ट कंडीशंस है, आईसी मून्स है, क्या वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग है, और अगर है तो किस तरीके से वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अब आप नहीं जा सकते ना जुपिटर, हमारे साइंटिस्ट जुपिटर नहीं जा सकते, हमारे साइंटिस्ट तो मून पे नहीं जा सकते, अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम मून। मार्स मिशन है पर कब होगा, अभी तो नहीं हुआ ना। हमारे ह्यूमंस दे कैन नॉट इवन लीव द लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट को उससे ऊपर जाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी। अब आप बोलेंगे हम तो मून पे ऑलरेडी गए हैं, वो तो गए हम, लेकिन अगर आप आज बोलेंगे नासा को कि आप आज मून पे जाओ, वो बोलेंगे आपको वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू गो टू द मून। उनका प्रोग्राम है 2028 में हमारे पास ऐसा सिस्टम बनेगा कि हम वापस मून पे जा सके। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। 1960s में कैसे थी पता नहीं, पर आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है। नासा के एक साइंटिस्ट को पूछा गया कि हम क्यों नहीं मून पे वापस जा सकते, हम तो ऑलरेडी गए हैं 1960s में। तो कहता है कि वो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, पर नासा में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो टेक्नोलॉजी जल के राख हो गई, तो उसी के साथ वो सारा साइंस वाइंस जो भी हमने किया था वो खत्म हो गया। आज हमें 50 साल हो गए, आज तक एक भी मिशन नहीं हुआ है मून पर, अपोलो मिशन के बाद। और सिर्फ अपोलो, आज तक मून पर कौन सी कंट्री गई है? सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर आपको मैं बोलूं यूनाइटेड स्टेट्स से स्पेस मिशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत आगे रशिया था। रशिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़ा, फर्स्ट कंट्री। तब भी रशिया का 70 साल हो गए, रशिया का एक भी मिशन मून पे नहीं है। चाइनीज स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे कही जाती है डेवलप्ड स्पेस एजेंसी है, उनका भी एक भी मिशन मून पे नहीं हो रहा। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने साइंटिस्ट को 1200 किलोमीटर के ऊपर छोड़ सके, क्योंकि 1200 किलोमीटर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेडिएशन बेल्ट आती है, जिसको हम कहते हैं वैन एलन रेडिएशन। इतनी हाई डोज रेडिएशन है कि कैंसर हो जाएगा ऐसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स का। तो हमारे पास नहीं है वो सिस्टम कि हम उनको बचा सके और वैन एलन से निकाल सके, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल के राख हो जाते हैं उधर। तो दैट इज द प्रॉब्लम हमारे स्पेस मिशंस के साथ। इसीलिए हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को ना ही मून भेज पाते हैं अभी, ना ही आप उनको मार्स पे भेज, हाँ फ्यूचर में प्लान है, अभी तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही हम उनको जुपिटर और सैटर्न भेज सकते हैं कि वहाँ पर रिसर्च करो। तो हमें अर्थ पर ही रिसर्च करनी है, और अर्थ पर आपको ढूंढना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जुपिटर जैसी कंडीशन मिलेगी। तो इंडिया, आपके अर्थ पर आपको एंटार्क्टिका ही ऐसी जगह है जहां पर आपको जुपिटर जैसी कंडीशन मिल सकती है, जहां इतना ज्यादा कम टेम्परेचर है जितना जुपिटर की आईसी मून्स पर होता है। इसीलिए हम अपने साइंटिस्ट को सालसा प्रोजेक्ट में कहां भेज रहे हैं? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में क्या स्टडी करना है? कहां पर एंटार्क्टिका में? एंटार्क्टिका में एक लेक है, लेक मर्सर। ये एंटार्क्टिका में है। ये एक सब ग्लेशियल लेक है। सब ग्लेशियल लेक क्या हो गया? सपोज ये आपका जमीन का टुकड़ा, ये ग्राउंड है, लैंड, ये आपका ग्लेशियर, यहां पर अगर ग्लेशियर है, इस लैंड और ग्लेशियर के बीच में एक पानी का एक वाटर बॉडी होती है, इसको हम सब ग्लेशियल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सब ग्लेशियल कहते हैं। करो